नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बीएड का पेपर है, भाषा में पाठ्यक्रम, उसके बारे में जानकारी लेंगे और उस पाठ्यक्रम का सिलेबस करेंगे। क्योंकि कोरोना के कारण जो छुट्टियां हो गई थी और छुट्टियां होने के कारण ये पेपर हो नहीं पाया, तो मैं ये सबसे पहले तो सभी बच्चों से ये उम्मीद करूँगी कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सभी को मेरी तरफ से प्यार, आशीर्वाद, और यही चाहूँगी कि सारे बच्चे इस क्लास को अटेंड करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहे वो बीए के हो चाहे वो बीएससी के हो। तो वैसे बीए और बीएससी दोनों में जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। जानकारी के रूप में ये दिया था कि चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उस भाषा के शुरुआत को सीखना आवश्यक होता है। शुरुआत को सीखने से पहले हम भाषा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सकते। जब हम शुरुआती रूप में सीखते हैं तो जैसे हम हिंदी को लेते हैं तो हिंदी के रूप में हम लेते हैं तो सबसे पहले हम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण को लेते हैं। और वर्ण के बारे में भी हमने जानकारी ली थी और हमने बात की थी क्लास में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, व्यंजन, जो कि मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग करके और ये सब मिलाकर टोटल 52 होते हैं। ये भी हमने बात की थी। व्यंजन के द्वारा हम शब्दों को बनाते हैं और स्वर के द्वारा उसमें मात्राएं लगाई जाती हैं और उसके बाद में हम उसमें व्याकरण का प्रयोग करके और हम जो भी लिखना चाहते हैं वह लिखते हैं। और जब हमें भाषा का ज्ञान होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआती जब भी हमारी शिक्षा का प्रारंभ होता है तो हम उसको भाषा के द्वारा ही प्रारंभ करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। जो शुरुआती भाषा है उसी का ज्ञान सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है। क्यों कि बच्चा जब तक किसी भी चीज़ को समझ नहीं लेता है, पढ़ नहीं लेता है, उसको उसका अर्थ नहीं देख लेता है, उसको लिख नहीं लेता है, तब तक उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता है। तो उसी रूप में जब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो बोल नहीं पाता है तो उस समय इशारों की भाषा समझता है। इशारों की भाषा से वो समझ भी जाता है और समझाने का प्रयत्न भी कर लेता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बोलने लगता है तो वो भाषा को मौखिक रूप से बोलता है और मौखिक रूप से बोलते हुए और भाषा का बढ़ावा करता है। और मौखिक रूप से बोलने के पश्चात जब उसकी शिक्षा का आरंभ होता है तब वह अक्षर को समझने का प्रयास करता है, उसको देखने का प्रयास करता है और उसके बाद में उनको वह जोड़ कर पढ़ने का प्रयास करता है। तो उसके बाद में वो पहले वो बोलने का प्रयत्न करता है, उसके बाद में वो पढ़ने का प्रयत्न करता है और उसके बाद में वह उसको लिखने का प्रयत्न करता है। तो इस तरीके से वो भाषा सीखी जाती है और भाषा सीखना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम भाषा नहीं सीखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे देखो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, भाषा की शुरुआती चाहे हम बोलने के रूप में सीखें चाहे हम पढ़ने के रूप में सीखें, लेकिन भाषा की शुरुआती रूप को हमको सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा ये पाठ्यक्रम है भाषा किस लिए आवश्यक है, क्योंकि बीएड का जो मकसद है, बीएड का मकसद यही है कि हम स्कूल में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। तो हम जब बच्चों के जो बीएड के लिए दूसरे पेपर बने हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक के हैं, जैसे साइकोलॉजिकल के हैं, जैसे कि स्कूलिंग के हैं, तो उसी प्रकार भाषा का भी कि मतलब भाषा के द्वारा हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ना सिखा सकते हैं वह हमारे इस पेपर में हमें बताया गया है। तो इसलिए हमारा ये जो पेपर है ये महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि जब तक भाषा नहीं आएगी तब तक हम उसे बता नहीं सकेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और हमको बच्चे को किस तरीके से समझाना है। और भाषा के द्वारा ही हम पढ़ना सीखते हैं, भाषा के द्वारा ही हम बोलने का तरीका सीखते हैं और भाषा के द्वारा ही हम हमारी एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्योंकि देखो हर व्यक्ति बात करता है, हर व्यक्ति को बात कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बात कहने का तरीका है, ठीक है। लेकिन हम जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तो कई लोगों के बोलने का तरीका इस तरीके का होता है कि वह
इस तरह से बात करते हैं कि सुनने वाला भी ये चाहता है कि वह दोबारा बोले या दोबारा से हमसे बात करे। और कई व्यक्ति का बोलने का तरीका इस तरीके का होता है कि सुनने वाला भी चाहता है कि ये अगर दूसरी बार नहीं बोले तो अच्छा है। और कई लोगों को अपनी बात मनवाने का इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आता है कि वो एन केन प्रकार अपनी बात को मनवा ही लेता है। तो कई लोगों के कई प्रयत्न करने के बाद में, कई बार प्रयास करने के बाद में वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता है और न ही उस बात को आगे बढ़ा सकता है। तो भाषा के द्वारा ही, भाषा में प्रयोग में लाए गए शब्दों के द्वारा ही हम हमारे जो मनोभाव है उनको प्रकट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, हम अगर परिवार में भी बात करते हैं तो हम एक भाषा के द्वारा हम अपने अच्छे परिवार को बना सकते हैं। हम हमारे परिवार के जो आपसी संबंध है उन्हें भी अच्छे बना सकते हैं। परिवार से निकलकर जब हम बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो समाज में भी हम हमारे भाषा के द्वारा, हम हमारे बोलने के तरीक़ों के द्वारा हम वहाँ पर अपनी एक जगह बना सकते हैं। उसके बाद में हम अगर किसी संगठन, सोसाइटी के रूप में, संगठन के रूप में बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं या जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ भी हम भाषा के द्वारा ही हम हमारी बात को रखकर हमारा एक अलग वर्चस्व बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मनुष्य की भाषा अच्छी होती हो, बोलने का तरीका अच्छा होता है, शब्दों का इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा होता है, तो वो सभी जगह एक अपना अलग से स्थान बना सकता है। तो ये तो सारी ही भाषा की एक सामान्य रूप से बात होती है। अब अगर हम लेते हैं कि अगर हम भाषा को लेते हैं तो हमने जो बात की कि हम व्यंजन के द्वारा शब्दों को बनाते हैं और जो स्वर है उसके द्वारा हम मात्राएं लगाते हैं। तो हम शब्द और व्यंजन से मात्रा तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे जो उसको पढ़ने की है तो उसमें पढ़ने में इतनी रोचकता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? एक साधारण से उसमें शब्द बन जाएंगे, लेकिन हम जैसे जैसे उसमें व्याकरण का प्रयोग करेंगे, जैसे व्याकरण में सबसे छोटी इकाई क्या है? संज्ञा है। तो जो हमने व्यंजन जैसे जो शब्द बनाए, मात्राएं लगाई, तो वो हमारी क्या बन गई? एक किसी ना किसी का नाम बन गया, किसी न किसी व्यक्ति का नाम बन गया, जगह का नाम बन गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? संज्ञा। जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर हम निबंध के रूप में लेते हैं, तो निबंध के रूप में अगर हम किसी की भी विशेषता के बारे में लिखते हैं, या एक उदाहरण स्वरूप हम जैसे ताजमहल के बारे में लिखते हैं, तो अब जो हमारा सबसे पहला जो शब्द आया ताजमहल, तो ताजमहल हमारे लिए क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सब जगह तो ये लिखेंगे नहीं कि ताजमहल ऐसा था, ताजमहल वैसा था, तो वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और लिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या कर दिया कि वहाँ उसमें ये था, उसने ये था, तो हमने क्या किया? हमने संज्ञा की जगह जो शब्द है उसको परिवर्तन कर दिया। तो हम क्या लेके आ गए? वहाँ सर्वनाम लेके आ गए। फिर हमने ताजमहल की विशेषताएं बताई तो उसका विशेषण आ गया। फिर हमने ताजमहल में ये है, ताजमहल में वो है, तो हमने उसकी क्रियाएं बताई, कार्य बताए, तो वो उसमें क्रिया हो गई। फिर हमने उसमें मुहावरे लगाए, फिर हमने उसमें लोकोक्तियाँ लगाई, फिर उसको इस तरीके से हमने व्याकरण का प्रयोग करके उसे क्या कर दिया? एक रोचक रूप लेके आ गए। तो इस तरीके से हम हमारे स्वर और व्यंजन में व्याकरण के द्वारा उसमें सौंदर्यीकरण कर सकते हैं और हमारी भाषा को अच्छा बना सकते हैं। व्याकरण का प्रयोग करके हम हमारी भाषा को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा ये है भाषा में पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा का होना क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे सिलेबस में जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमारे लिए भाषा का होना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब भी बच्चा पढ़ता है उसके लिए चाहे जीके हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो भाषा के सब्जेक्ट है, वह ज़रूरी है। आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप बायो के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, लेकिन आपके लिए जो हिंदी या इंग्लिश में से एक कंपलसरी सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भाषा का सब्जेक्ट है और भाषा का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये भाषा का सब्जेक्ट क्यों आवश्यक है, वो हम हमारे इस पाठ्यक्रम में लेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले है वो क्या है? भाषा और समाज। जैसे अभी मैंने आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा क्या है, तो भाषा और समाज के भाषा के द्वारा हम समाज में किस प्रकार से स्थान पा सकते हैं, और भाषा के द्वारा भाषा एक समाज के लिए आवश्यक क्यों है। देखो, भाषा के द्वारा समाज सभी तरह से होते हैं। अगर हम धर्म से लिए तो भी समाज होते हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, इस तरीके से अलग अलग धर्मों के समाज हैं। फिर हम अगर अलग अलग जाति से लेते हैं तो अलग अलग ब्राह्मण समाज,
फिर उसके बाद में माली समाज, फिर उसके बाद में ओसवाल समाज, तो जाति से भी लेते हैं तो वो अलग समाज के रूप में आता है। तो इस तरीके से अगर उच्च वर्ग के समाज, निम्न वर्ग के समाज, तो इस तरीके से समाज लिए जाए तो हर तरह से होते हैं। और हर एक समाज में एक अपनी रीति होती है, एक अपनी भाषा होती है। और देखो, कई समाज ऐसे हैं जो लंबे समय तक पिछड़े हुए थे, लेकिन भाषा के कारण, भाषा अर्थात पढ़ने के कारण वह आज इस स्थिति में है कि वो अच्छे से अच्छे, जो अपने आप को बहुत उच्च वर्ग के समझते थे, उनसे भी वो शिक्षा प्राप्त करके और एक अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, और अपने समाज को भाषा के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही वो इतना आगे लेकर आ गए कि उच्च समाज को भी वो पीछे छोड़ते हैं। तो इसलिए जो समाज है, तो समाज में भी भाषा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने समाज को अच्छी तरीके से आगे ले जा सकता है। जिस तरह से शिक्षा के द्वारा अपनी समाज में यह कहना कि भाई सबको शिक्षित होना ज़रूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखो, शिक्षा के द्वारा उन्हें अच्छे पद मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलने से वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। अच्छा जीवन यापन करने से उनका खुद का स्तर एक अच्छे लेवल पर आ जाता है। जैसे देखो, पहले जो निम्न जाति के थे तो लोग उनको दूसरी नज़र से देखते थे, उनको हीन भावना से देखते थे। लेकिन आज जो समय है वो शिक्षा के कारण, भाषा के कारण जो शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा के कारण वो इस जगह से है कि जो जहाँ पर उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, वहाँ पर वह सबसे पहले जाते हैं। और उनके बारे में अगर कुछ कहा भी जाता है तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। तो ये सब किससे हुआ? एक भाषा के द्वारा हुआ। तो भाषा के द्वारा ही उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए समाज में भाषा का क्या स्थान है वह इसमें बताएंगे। और उसके अलावा सबसे पहले उसमें बताएंगे कि भाषा का प्रत्यय के रूप में, कि भाषा प्रत्यय क्या है, तो इसका अर्थ क्या है। और कई विद्वानों ने इसको भाषा के परिभाषा के रूप में क्या कहा। तो इसमें सबसे जो पहली परिभाषा है वह है काव्यादर्थ। काव्यादर्थ ने अपनी भाषा में भाषा को क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कि समस्त तीनों लोकों में अंधकार में हो जाता यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से संसार प्रदीप्त नहीं होता। यानी कि ये तीनों लोक, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, सभी जगह अंधेरा हो जाता है। क्यों? कि आप एक मिनट के लिए ये सोचो कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, बोल नहीं पाते। क्योंकि भाषा खाली मनुष्य की नहीं, भाषा पशु पक्षियों की भी होती है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं होगी, भाषा नहीं होगी, तो चारों तरफ अंधकारमय हो जाता। तो ये भाषा क्या है? एक ज्योति के समान है, जो चारों तरफ क्या कर रही है? एक अपनी रोशनी फैला रही है। तो शास्त्रीय अर्थों में कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्षों ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। तो शास्त्रीय अर्थ में क्या कहा जाता है कि जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो किसके द्वारा बता रही हूँ? भाषा के द्वारा बता रही हूँ। और भाषा में किसके द्वारा बता रही हूँ? शब्दों के द्वारा बता रही हूँ। तो हम इन्हीं को शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा जो भी व्यक्त किया जाता है, जो भी हमारा व्यवहार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। तो रामचंद्र वर्मा ने एक साधारण शब्दों में ये कहा कि भाई जिन शब्दों के द्वारा हम अपने मन की बात किसी को कह सकते हैं और किसी के बात को सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा के द्वारा क्या हुआ कि हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। हमने हमारी बात को किसी के आगे रखी और किसी के मन की बात हमने सुनी, तो किसके द्वारा सुनी? भाषा के द्वारा सुनी। तो इस तरीके से आगे स्वीट कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि के द्वारा। देखो, बिना ध्वनि के भाषा नहीं होती है। तो जो ध्वनि है, ध्वन्यात्मक जो शब्द है, क्यों कि देखो सांकेतिक शब्द भी होते हैं, जो मूक बधिरों के लिए होते हैं, वो क्या होते हैं? सांकेतिक शब्द होते हैं। तो वो क्या है? सांकेतिक शब्द है। लेकिन जो ध्वनि के रूप में जो हमारे शब्द निकलते हैं और उन शब्दों के द्वारा हम जो विचारों को प्रकट करते हैं, वो क्या है? भाषा है। तो इस तरीके से देखो, हमने साधारण में कहा कि हमने हमारे मन के भाव को, मन के विचारों को आदान प्रदान की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की।
किसके द्वारा की? भाषा के द्वारा की। ये तो एक साधारण भाषा, और लेकिन इन विद्वानों के द्वारा भी ये बताया गया कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो ये तो हमारी क्या है? भाषा की परिभाषा के रूप में। उसके बाद में देखो, जब हम किसी भी विषय को पाठ्यक्रम के रूप में लेते हैं तो हर एक चीज़ की, हर एक वस्तु की कुछ न कुछ प्रकृति भी होती है अपनी, और कुछ न कुछ विशेषता भी होती है। आप यहाँ तक आते आते आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक में क्या होती है? उसकी विशेषताएं भी बताती है, और अब उसकी जो बुराई है वो भी बताई जाती है। विशेषताएं भी होती है तो उसमें बुराई भी होती है, तो उसकी एक प्रकृति भी होती है। प्रकृति यानी कि वो कहाँ से निकली है और वो किस रूप में बनी है। तो जो भाषा के रूप में हम अगर प्रकृति के रूप में देखा जाए तो भाषा व विचार का एक अटूट संबंध होता है। भाषा और विचार का अटूट संबंध होना। अटूट संबंध होने का मतलब क्या है कि देखो, अगर मन में, अगर हम, कई बार ये होता है कि 4 व्यक्ति बैठे रहते हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। तो किसी भी तरह की बातचीत नहीं होने का मतलब क्या है कि उनके आपसी जो मन है, मन में जो होने वाले विचार है वो तालमेल नहीं हो रहा है। जब मन में, व्यक्ति के मन में जो विचार आता है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कोई विचार आता है और कोई पुराना ऐसा विचार आता है कि जिसे कि हमको दुख हो रहा है, तो हम अनायास ही उदास हो जाते हैं। उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई अच्छी बात याद आ जाती है, तो अच्छी बात आ जाती है तो हम काम करते करते या कितने लोगों के बीच में बैठे बैठे ही हमें अचानक से हंसी आ जाती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे मन के विचार जो चल रहे थे उसके भाव हम पर आ गए। तो उसी प्रकार जब तक मन में कोई भी तरह के विचार नहीं उत्पन्न होंगे तब तक भाषा उत्पन्न नहीं होगी। देखो, हिंदी में आपने देखा होगा कि जो कविताएं भी पढ़ी होगी, कहानियाँ भी पढ़ी होगी, निबंध भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है? लेखक के, कवि के मन के भाव, मन के विचार। कई कवि ने नदी पर इतना लिख दिया, कई ने पेड़ों पर लिख दिया, पर्वतों पे लिख दिया, प्रकृति पे लिख दिया, पशु पक्षियों पे लिख दिया, स्त्रियों पे लिख दिया, सब पर लिख दिया, विज्ञान पे लिख दिया। आप साइंस के विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हो तो पहले से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की की, तो किस तरह से की? उनके मन में, जैसे मन में भाव आया कि कहना सेव नीचे गिरती है तो वो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो वो क्या है? मन का भाव। तो उनके मन में आया कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी चीज़ आएगी तो वो कहाँ आएगी? धरती पर ही आएगी, बल्कि ऊपर नहीं जाएगी। तो ये क्या है? उनके मन के विचार। तो इस तरीके से जब तक मनुष्य के मन में विचार प्रकट नहीं होंगे तब तक उनकी भाषा भी प्रकट नहीं होगी, उनकी भाषा भी नहीं बनेगी। तो जो भाषा है उसका मन के विचारों के साथ एक अटूट संबंध के रूप में होता है। तो दूसरा बताया कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। अभिव्यक्ति का यानी कि हमारे मन के विचारों को हम व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, तो एन कैन प्रकार उनकी बात को मान लिया जाता है। और कई तरह के प्रयत्न करने से, क्यों? कि उनके बोलने के तरीके के कारण, उनके भाषा के कारण, वो उनके शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया उसके कारण अगला वाला उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और वैसे भी मैं बी फ्रैंक बहुत दिनों से वैसे भी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्लास में भी यही कहती हूँ कि आप बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही बने रहो। तो आप हमेशा बात करो तो इस तरीके से करो कि भाई हम एक अच्छी तरीके से हंस खेलते हुए अपनी बात को रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं। ये मैंने बीएससी में भी जब बात की थी तब की थी, और मैं बीए को पढ़ाती हूँ तब मैंने यही कहा था कि बच्चे हो, बच्चों की तरह एंजॉय करो और मस्त रहो। तो वही हमारी भाषा भी यही कहती है कि हम हमेशा अपनी बात को इस तरीके से रखें कि हर कोई बता सकते, अपने बात की, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति इस तरीके से कर सके कि हम हर जगह अपनी बात को मनवा सकते हैं। फिर उसमें अगला है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। परंपरा से होता है यानी कि परंपरा, हर एक व्यक्ति के परिवार की एक भाषा होती है। हर एक व्यक्ति में अपने एक समाज की भाषा का टोन होता है, और वह चाहे कहीं पर भी चला जाए वो आता ही आता है। हम कई बार नहीं कहते हैं, कई बार कई लोग इस तरीके से बात करते हैं कि बहुत बेकार तरीके से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये क्या करें, इसके परिवार से ही इसको यही मिला है, इसको इसके घर से ही ऐसा ही सीखने को मिला है। कई होते हैं तो कहते हैं नहीं, बहुत ही अच्छे घर का बच्चा है, बहुत अच्छे परिवार का बच्चा है। तो जो भी हमें मिल रहा है तो उसका क्या है, वो परंपरा से संबंध है, यानी कि आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो, एक परिवार में
जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा बच्चे को वहाँ का माहौल मिलेगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा, बच्चे का व्यवहार वैसा ही होगा, बच्चे की भाषा वैसी ही होगी। कई बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो कई बच्चे को चाहे कितना भी सिखा दो, कितना भी कर दो, लेकिन जो रूढ़ता है वो रूढ़ता उनकी कभी जाती भी नहीं। तो वो उसके किस कारण नहीं जाती है? क्योंकि वो परंपरा के कारण नहीं जाती है। तो भाषा का संबंध किससे? परंपरा से भी है, आगे से आगे बढ़ने का भी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।